बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुज़फ़्फ़रगढ़ से तल्लुक़ रखने वाले मारूफ़ ज़मींदार और तजर्बाकार काश्तकार शाहिद हमीद भुट्टा साहब मौजूद हैं। उनका अरकम आबान अमार फ्रूट फार्म के नाम से एक उनका आर्चर्ड भी है। इसके अलावा वो नर्सरी, आम की नर्सरी की तैयारी के हवाले से भी वसी तजर्बा रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन भी उनके तजर्बा से मुस्तफ़ीद हों। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है शाहिद साहब? खैरियत से हैं? तभी ठीक है। भुट्टा साहब, हम चाहते हैं कि आम की काश्त जिसमें नर्सरी बड़ी अहमियत रखती है, उस हवाले से हम चाहते हैं कि आपका जो तजर्बा है हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कब से ये आम की नर्सरी की जो काश्त है इससे वाबस्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन लास्ट 10 ईयर से जो ना, पहले तो हम एज ए ग्रोअर तो कोई दादा परदादा से एज ए मैंगो ग्रोअर हम आ रहे हैं। और क्योंकि आप लोग जब फैमिली हिस्ट्री आ रही हो आपकी किसी सेटअप्स के अंदर, किसी बिज़नेस के अंदर या किसी एग्रीकल्चर के मखसूस शोबे के अंदर, तो आपको हॉर्न और बहुत ज़्यादा होती है उस बारे में, क्योंकि आप गुठली से लेके आम की तैयारी, प्रोसेसिंग्स और उसको मार्केटिंग तक के तमाम मराहल को जो है ना बचपन से देख रहे होते हैं। डे बर्थ के बाद जो है ना 5 ईयर्स के बाद जब आप ज़रा से कॉन्शियस होते हैं तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पिछले लास्ट 10 ईयर से मैं नर्सरीज़ का काम भी, पहले एज ए मैंगो ग्रोअर तो थे लेकिन अरकम आबान अमार फ्रूट फार्म के नाम से जो हमने एक सेटअप बनाया है नर्सरीज़ का, कि जदीद नर्सरी और मियारी नर्सरीज़ का, वो लास्ट 10 ईयर से कर रहे हैं। भुट्टा साहब, जैसे कि फलों की, तमाम फलों की जो नर्सरी है वो अपनी जगह अहमियत की हामिल है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आम की काश्त के हवाले से जो नर्सरी है वो कितनी अहमियत रखती है, कि एक नर्सरी में जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनका सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है और उसके लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? सर, इसमें अगर हम देखें ना एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ओवरऑल, नर्सरीज़ में बाद में आते हैं, तो इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का हाल है बहुत बुरा हाल है। जो ग्रोअर है किसी भी चीज़ का, जो कोई इनपुट कॉस्ट वो बना रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को बना रहा है, गंदम काश्त कर रहा है, कपास काश्त कर रहा है, गन्ना काश्त कर रहा है, या मकई वाले का भी देख लें, तो वो बेचारे के एक्सपेंस पूरे नहीं होते। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो सर्वाइवल है वो फ्रूटिंग्स के अंदर है। फ्रूटिंग्स किसी भी सेंस में हो, चाहे वो मैंगोज़ में हो आपका, चाहे सिट्रस में हो, चाहे आपके गावा में हो, किसी भी सेक्टर्स के अंदर अगर जब तक ग्रोअर अपने रकबे को कन्वर्ट नहीं करेगा, रिवायती काश्त से हट के फ्रूटिंग्स पे नहीं जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। एट द एंड यही होगा कि आहिस्ते आहिस्ते ज़मीनें बिकती जाएंगी और वो ज़मीन पे आ जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैक्सिमम प्लांटेशंस हो पाकिस्तान के अंदर, हम वैल्यू एडिशंस करें मैंगोज़ की, यहाँ से उसका पल्प बनाएं, उसको पूरे दुनिया के अंदर मार्केटिंग करें, उसकी लोकल खपत को देखें, ताकि आप खुशहाल हों। जब आप ज़िम्मेदार खुशहाल होता है तो मार्केट में जाता है, मार्केट में जब जाता है तो परचेजिंग करता है, जब परचेजिंग करेगा तो जो दुकानदार है उसको पैसा मिलेगा, वो जहाँ से कमाएगा। तो एक पूरा सर्कल है लाइफ का, जो ना बिज़नेस सर्कल चल रहा होता है। तो इसके अंदर भी यही है कि बिज़नेस सर्कल चल रहा है मैंगोस प्लांटेशंस के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो हमारी तो यही सजेशंस होती हैं कि मैक्सिमम लोग बागात की तरफ हैं, जो उनकी मार्केट के मुताबिक है। अगर कोई बेल्ट है, किन्नू की बेल्ट है, तो वो किन्नू वहाँ पे वो करें। अगर कोई सिट्रस उसकी आ रही है, फ्रूटर्स की आ रही है, आपके जो ना गावा की आ रही है, अमरूद वगैरह की, केले की आ रही है, जो बेल्ट्स हैं उसके अंदर जो ना अपनी ज़मीनों को, जब तक हम रिवायती काश्त से हट के इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो आम की काश्त के हवाले से नर्सरी तो बुनियाद है ना भुट्टा साहब? नर्सरीज मेन। तो जब आप एक नर्सरी तैयार करते हैं तो इब्तदाई तौर में आप उसकी किस चीज़ का ख्याल रखते हैं ताकि सेहतमंद पौधा तैयार हो? सर, हम नर्सरीज़ में जब, क्योंकि हमारी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है मैंगोज़ के ऊपर, वो कहते हैं कि हर चीज़ की नर्सरीज़ बना लें तो किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, वो आधा तीतर आधा बटेर वाला काम हो जाएगा ना। तो हमने जो फोकस किया है कि हमने माइंडसेट यही बनाया था कि अगर आपने बिज़नेस करना है एज ए नर्सरीज़ का, कि किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। तो हमने डिसाइड किया कि हमने सिर्फ मैंगोज़ के ऊपर फोकस करना है, मैंगोज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, इसके ड्रॉबैक्स को देखना है, इसके तमाम चीज़ों को देखना है। तो हमने मैंगोज़ के ऊपर फोकस किया है और मैंगोज़ की नर्सरीज़ के अंदर जो हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला तो इंतखाब होता है गुठली का, कि आपकी गुठली मियारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ से भी आप ले रहे हो वो मियारी गुठली हो, ठीक है ना।
उसके बाद दूसरा मरला आ जाता है कि उसकी सफाई वगैरह का, उसको लगाना कैसे है या बाकी चीज़ें कैसे करनी है। और तीसरा मरला आ जाता है उसकी ग्राफ्टिंग का। और चौथा मरला इसमें आ जाता है कि आपने उसको रखा कहाँ हुआ है। अगर छाँव में रखेंगे प्लांट्स को या शेड्स बना के रखेंगे, हमारे बहुत से दोस्त बल्कि यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं, बल्कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शुजाबाद वाला, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। माजरत के साथ करोड़ों के फंड्स को ज़ाया किया जा रहा है। वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है मैंगोज़ के बारे में, क्योंकि वो मैंगोज़ में जो है ना उनकी कोई इस किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरी तो ये सजेशंस है कि गवर्नमेंट्स लेवल्स के ऊपर जो एग्रीकल्चर के जो साइंसदान भर्ती करते हैं, कोशिश करें कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये भी रखें यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर वाली, कि ऐसे बच्चों को लें जिनका बैकग्राउंड जो है ना एग्रीकल्चर से हो। उसका ये होगा, एक तो उनका ऑलरेडी इंटरेस्ट डेवलप होगा, और दूसरा यहाँ से जब वो सीखेंगे कुछ ना कुछ, अपने जाके रकबे के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उसके वैलिडेशंस करेंगे और मुल्क खुशहाल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि भेड़ चाल चली हुई है, एक बच्चा आता है एमएससी एग्रीकल्चर करके चला जाता है या वो एमफिल कर लेता है या पीएचडी कर लेता है, लेकिन उस बेचारे की एक मरला ज़मीन अपनी भी नहीं होती, उसने कहीं प्रैक्टिकल भी नहीं किया होता। किताबी इल्म ले के मार्केट्स के अंदर जाता है, जब किताबी इल्म ले के मार्केट्स के अंदर जाएगा, एक्सपीरियंसेस करेगा, और 10 साल के बाद जो ना उसकी मैं आपको ताज़ा एग्जांपल्स ये दे सकता हूँ कि लास्ट कोई 5 ईयर से, बल्कि पिछले 20 साल से अगर हम बैक पे चले जाएँ, तो यही महकमा ज़राअत वाले थे जो मैंगोज़ ग्रोअर्स वाले थे, हमें क्या कहते थे कि गोडी करो जी, ठीक है ना, फसल की गोडी करें। और हम क्या करते थे कि वो इसको जो है ना इतनी चिम्मे निकालते थे उसकी के बीच में जो है ना 1.5 फुट तक जो है ना वो डंडा चला जाता था गोडी करके, ठीक है ना। उसके बाद वो गोडी वाला सिस्टम चलता आया। उसके बाद जब इनको रिजल्ट्स नहीं मिले, जो फॉरेनर्स ने आके बैकअप किया, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। गोडी करने से जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, जो ऊपर वाला जाला होता है जिसने फ्रूट को खुराक देनी है, उसको काट देते हैं, और जो सेकेंडरी रूट्स हैं बड़ी वाली मोटी, वो नीचे उसको खुराक देती हैं। पौधा सेहतमंद है और फल नहीं दे रहा, ठीक है ना। उन्होंने जो अच्छे मैंगो ग्रोअर्स थे उनको गाइड किया, उन्होंने आगे ट्रेनिंग्स करवाई, सारा कुछ किया। उसके बाद इनकी तरफ से मैसेज आना शुरू हो गया, हाँ भी गोडी बंद कर दें, गोडी बंद कर दें। अब गोडी बंद कर दी है तो उसके बाद जो ना अब वो दोबारा अब नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें वो क्या कहते हैं कि जी मिल्चिंग कर दें। अब मिल्चिंग से अब क्या होता है कि मिल्चिंग के बाद उन्होंने क्या है कि नहीं मिल्चिंग भी ना करें। मिल्चिंग के अंदर जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो नीचे आगे छुप जाते हैं, गदेरी और बाकी चीज़ें, और ऊपर जाके वो करते हैं। अब मिल्चिंग को भी ख़त्म कर दें। तो इनके पास पिछले 50 साल से कोई एक मॉडल नहीं है जिसके ऊपर जो ना एग्रीकल्चर को या लेके जाए और उसके ऊपर जो ना ये कुछ कराएं। यानी कि हुकूमती सतह पर जो इदारे हैं वो काश्तकार की किसी किस्म की कोई रहनुमाई नहीं, मदद क्या करेंगे, मिसगाइड करते हैं अपने वो नॉन प्रैक्टिकल नॉलेज को और नॉन प्रोफेशनल नॉलेज को जो है ना किताबी इल्म को यहाँ आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता और एट द एंड ये होता है कि ग्रोअर का नुकसान हो जाता है। बट साहब हमने देखा कि जब आप हमारे काश्तकार भाइयों को कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं तो आप उसमें धूप वाली नर्सरी का जिक्र ज़रूर करते हैं। जी ऐसी। तो ज़रा ये हमें बताइए कि हम तो देखते हैं कि जहाँ नर्सरी लगी होती है इसके ऊपर कोई ग्रीन नेट लगा के उनको पौधों को छाँव के रखा होता है, तो ये इसमें क्या फ़र्क है, जो धूप वाली नर्सरी क्या अहमियत है? सर धूप और छाँव वाली नर्सरीज के अंदर 2 डिफरेंसेस हैं। जो धूप वाली नर्सरी होगी उसके अंदर जो है ना इम्यूनिटी मजबूत होगी उसके पौधों की, क्योंकि वो ओपन एयर में होती है, वो शदीद धूप को भी बर्दाश्त करती है और शदीद सर्दी को भी बर्दाश्त करती है। उसका इम्यून सिस्टम को हम ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जैसे ब्रॉयलर मुर्गी हो गई और देसी मुर्गी हो गई। ब्रॉयलर गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, सर्दी बर्दाश्त नहीं करती, मर जाती है, लेकिन जो देसी मुर्गी होती है वो उस इन्वायरमेंट में, हर इन्वायरमेंट में घूम रही होती है, भाग रही होती है, तो उसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो मरती नहीं है, ठीक है ना। या अगर इंसानों का देख लें तो एक हबशी नस्ल के जो इंसान होता है उसके अंदर जो जिसको ज़्यादा धूप लगती है या बाकी चीज़ें लगती हैं वो पावरफुल होता है। जो बहुत गोरे होते हैं तो उनके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं होती। एज लाइक ये मैंगोज़ का भी ये सर्कल चल रहा होता है कि मैंगोज़ के अंदर जो है ना जो धूप वाली नर्सरी है उसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर डेथ रेशो कम होती है बनिस्बत उनके जो हम छाँव वाली नर्सरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये सवाल था आपका कि जो शेड्स के अंदर हम नर्सरीज़ को तैयार करते हैं शॉपर्स के अंदर और उसको फिर यूटिलाइज़ करते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ वाली हो गई या पहले मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, इन्होंने अब तक जितने भी ग्रोअर से मैंगोज़ की प्लांटेशंस करवाई है शेड्स के अंदर बना के लाखों की तादाद में, वो लूटा गया है ग्रोअर्स को। उन बेचारों को कंट्रोल इन्वायरमेंट्स के अंदर आपने पौधा तैयार किया है,
पौधा तैयार करने के बाद जो ही आपके पास क्लाइंट आता है आप उसको डिलीवर कर देते हैं, वो बेचारा जाके खेत में लगाता है। अब आप खुद इमेजिन करें कि 28 टेम्परेचर पे आदि एक बच्चा या एक पौधा, क्योंकि पौधा आपके बेटे की तरह है, बच्चे की तरह है। जिस बेटे को आपने कभी धूप में डाला ही ना हो, जब आप उसको डालेंगे धूप के अंदर तो उसको हीट स्ट्रोक ही होगा ना, यानी कि वो थर्मल शॉक में चला जाएगा। तो इसी वजह से जो पौधा है जिसने आपने 28 में रखा है और उसको ओपन एयर में आप 48 टेम्परेचर या 52 पे या 50 के ऊपर जाकर लगाते हैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ना सर्दी बर्दाश्त करता है ना गर्मी में। तो इस वजह से वो फ्लॉप्स, वो टेक्नोलॉजी फ्लॉप्स हो रही है। वो रिवायती काश्त फिर आ रही है, वो गाची वाली, वो पिनने वाली, वो मोटी गाची, मोटा तनने वाली। शॉपर वाली टेक्नोलॉजी अच्छी है, जहाँ पे शॉपर के अंदर आप 18 महीने के अंदर कलमी पौधा तैयार कर लेते हैं। वो जो रिवायती हमारी काश्त है गाची वाली, जो ओपन एयर में है, जो धूप वाली है, उसके अंदर आपको 3 साल लग जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है। यहाँ पे कम स्पेस के अंदर आप ज़्यादा प्लांट्स तैयार करते हैं। वहाँ आप ओपन एयर में होता है तो आपके पौधे भी कम होते हैं, रकबा कल्टीवेटर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स यही है कि वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बच जाते हैं। ये नहीं कहते कि 100% ही मर जाते हैं, लेकिन 40-60 की रेशो आ जाती है कि 40% बचेंगे, 60 मर जाएंगे। फिर वो साइज़ में छोटे होते हैं, वो आपका जो ही रोटर को चलता है, कोई हल चलता है, ब्लेड चलता है, तो ट्रैक्टर की ज़द में आके वो मर जाते हैं। तो कामयाब नहीं कर पाए अभी तक ये। बट साहब ये बताएं कि वैसे तो जो भी फसल हम काश्त करते हैं उसके लिए ज़मीन की तैयारी अपना इंतहाई अहम मरहला है, लेकिन नर्सरी की जो ज़मीन आप तैयार करते हैं उसमें आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? सर हम जो नर्सरीज़ का, वैसे तो बहुत से प्रोसीजर्स हैं और जितने ग्रोअर्स हैं हर बंदे ने एक अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे आप हड्डी जोड़ के पास जाएं या आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, तो हर आर्थोपेडिक सर्जन्स की अपनी एक ओपिनियन होती है, अपना एक तरीका वारदात होता है उसको ठीक करने का, ठीक है ना। इसी तरीके से नर्सरीज़ के अंदर भी हमारा यही चल रहा होता है कि उसका जो है ना अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग डायरेक्ट गुठली को लगा देते हैं, कुछ लोग जो है ना अलहदा से पनीरी तैयार करते हैं, और पनीरी तैयार करने के बाद जो है ना उसकी ज़मीन की तैयारी की बात आप कर रहे थे, तो उसमें यही होता है कि जो ज़मीन की तैयारी है हम उसको पहले 5-6 हल दे के उसको रोटर करके बिल्कुल बुरबरा करके ज़मीन को मेरा ज़मीन बना के, उसके बाद जो है ना हम जब ट्रॉलियाँ मंगवाते हैं फैक्ट्री से तो गुठली की, तो उनको उसके ऊपर बिखेर देते हैं। उसको बिखेरने के बाद हल के साथ हल्का सा उसको आगे पीछे करते हैं, हल्की सी ब्रेड लगाते हैं, फिर हल लगाते हैं उसके ऊपर सिंगल सा, और उसके ऊपर एक पीछे घेला होता है हमारा, लकड़ी का एक तख्ता सा होता है, उसके साथ उसको मूव करते हैं। इसे सुहागा कहते हैं? सुहागा मीन्स जैसे ऐसे कह रहे हैं उसको, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है ना उसके बनने जो है साइडों के ऊपर जो एरिया 1 कनाल का, 2 कनाल का, 3 कनाल का, जहाँ पे आपने वो तैयार किया होगा, उसको पानी लगा देते हैं। और पानी लगाने के बाद उसको इतना पानी लगाते हैं कि वो पानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो जाता है, और वो जो ऊपर वाला केमिकल होता है जो फैक्ट्री की गुठली का, ये जो मिठास होती है, जो काला पानी होता है, वो निकल जाता है। और उसके बाद जो ही हल्का सा बतर आता है तो उसको मुसलसल 20-25-30 दिन तक पानी लगाते हैं। इस प्रोसीजर्स के थ्रू जो है ना प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, नीचे से पनीरी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। हाँ, एक और बात कि अगर बिल्कुल ओपन एयर होता है तो हम उसको कवर अप कर देते हैं किसी चीज़ के साथ, खजूर की छरियों के साथ कर देंगे, ज्वार के साथ कर लेंगे। ये कोशिश करेंगे कि आम के पौधों के नीचे जहाँ छाँव होती है तो वहाँ पे जो है ना उसको वो लिटाएं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब नमी मिलती है, हल्की सी हीट मिलती है, और वो हब्स जो बनता है जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर, उससे जो है ना जो गुठली है वो फूटती है, और उससे जो है ना वो बाकायदा से वो शगुफा से निकलता है, और उसके बाद पौधा निकल आता है उससे। भुट्टो साहब, आमतौर पर नर्सरी की जो काश्त का जो मौजूद वक्त है मुनासिब, वो कौन सा है? तैर साहब, इसमें जो मौजूद वक्त होता है वो होता है अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त में मोस्टली हम सावन का महीना भी उसे कहते हैं, और इस महीने के अंदर जो है ना मैच्योर हो चुकी थी उसकी गुठली भी और उसका पल्प भी और सारा कुछ जो है ना। तो जो अगस्त की गुठली है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। वो अगेती, जैसे हम कॉटन के अंदर कहते हैं कि अगेती और पिछेती का जो बीज होता है रख लेते हैं, तो इसका जो अगेती वाला होता है वो भी इतना कामयाब नहीं होता, और बिल्कुल पिछेता हो जाता है, क्योंकि आम का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, तो उसमें गुठली का जो है ना वो इतना अच्छा रोल नहीं रह जाता। जो दरमियान वाला उसका जो अगस्त का, हमारा सावन का जो महीना आता है अगस्त में, तो उसके अंदर जो आम की गुठली तैयार होती है वो बिल्कुल उसके अंदर जो है ना सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है, पौधे उसमें से सबसे ज़्यादा निकलते हैं। इसका कोई रेशो तो नहीं निकाली जा सकती, लेकिन मोस्टली जो हम जो ट्रॉलीज़ मंगवाते हैं तो उसमें से एक ट्रॉली में से कोई 30 से 35 या 40 हज़ार प्लांट्स जो है ना माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद निकल आते हैं। बाकी गुठली ज़ाया हो जाती है रूटीन्स के अंदर, लेकिन वह अगस्त सबसे बेस्ट।
तो भुट्टा साहब, आप सालाना कितने रकबे पर अपनी ये नर्सरी तैयार करते हैं? हमारी तो कोशिश होती है कि सालाना जो है ना हम तकरीबन 2 एकड़ या 3 एकड़ का इजाफा कर लें उसके अंदर, नर्सरीज़ के अंदर। क्योंकि हम पौधों को जब आपने प्रॉपर उसके अंदर तैयार करना है, अच्छी क्वालिटी के अंदर पौधा तैयार करना है, मेयारी पौधा तैयार करना है, तो उसको आपको स्पेस देनी पड़ेगी। आप जितनी खुली जगह पे आप पौधे को लगाएंगे, उसको हवा और रोशनी की क्रॉसिंग देंगे, उतना ही उसका तना मजबूत होगा, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर मजबूत होगा और वो फील्ड के अंदर जो है ना जाके खड़ा हो जाएगा शेर जवान की तरह। अब नर्सरीज तो बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, वो एक दफ़ा इकट्ठी से लगा देते हैं ज़मीन के अंदर और उसको जो है ना वहीं से जब पौधा तैयार होता है तकरीबन 4 या 5 फुट का, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कराते हैं और वहीं से पौधा निकाल के दे देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो है ना उसका जो सुआ होता है जो ज़मीन के अंदर जाता है वो नीचे से कट जाता है और वो वाले पौधे जब खेत के अंदर जाके लगते हैं तो उनके अंदर मरने की रेशो सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ढांचा उसकी बॉडी खड़ी होती है वो पतला रह जाता है। जब पतला रहेगा तो फील्ड के अंदर जाएगा तो उसको आपको किसी न किसी जो है ना बांस के साथ या किसी के साथ बांध के रखना पड़ता है। लेकिन हम जो पौधा तैयार करते हैं तकरीबन उसके अंदर 2 या 2.5 फुट का फासला देते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे का। पर्पज़ ये होता है कि मैक्सिमम जो ज़मीन के अंदर जो उसकी खुराक है वो ले, उसका तना मजबूत हो जाए और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके पत्ते और उसकी फिज़ीक जो है ना इतनी सेहतमंद होनी चाहिए कि अगली फील्ड के अंदर जाए तो वो फौरी तौर के ऊपर ग्रो कर जाए वहाँ में। तो भुट्टा साहब, हम ये बताएं कि इन दिनों वैसे तो बहुत सारी इकसाम है आम की, लेकिन जो कमर्शली ज़्यादा आम हैं और हमारे जो बागबान हैं वो चाहते हैं कि वो काश्त, तो कौन सी इकसाम है जो आजकल डिमांड है और आप उसकी काश्त नर्सरी की तैयारी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? सर, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है मार्केट्स में वो है लटोर की। ठीक है, जो मौसमी लटोर है सबसे ज़्यादा डिमांड्स में जा रहा है और सब पिछले 3-4 साल से मैक्सिमम रेट्स ले रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा चौंसा, समर बेस्ट चौंसा, जिसको ये आता है जुलाई के अंदर, जो मौसमी चौंसा भी बोलते हैं जिसे, वो सबसे अच्छा जा रहा है। हालांकि उसकी नई काश्त नहीं हो रही, लेकिन जो पुरानी भी है तो उसके अंदर सबसे अच्छा टेस्ट है, जो खाने में जिसको हम फलों का बादशाह कहते हैं जिसको किंग ऑफ मैंगोज कहा जाता है। किंग ऑफ मैंगो वही है, चौंसा ही है, सफ़ेद चौंसा ही है, समर बेस्ट चौंसा जो मौसमी चौंसा है। उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स क्वालिटीज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा सिंदरी जा रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो हमारा ईरान की मंडी और बाकी जो ना UAE की जितनी भी मार्केट्स हैं उसके अंदर जाता है। हमारा जो सफ़ेद चौंसा नवाबपुरी है, लेट चौंसा जो है, उसकी एक्सपोर्ट हो रही है। हमारे पास चनाब गोल्ड की एक्सपोर्ट हो रही है जिसको न्यू सिंदरी कहते हैं। और उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है रट्टे वाला अजीम चौंसा जो है ना, इनकी हो रही है। ये 4 या 5 जो वैरायटीज़ हैं ये कमर्शियल वैरायटीज़ यही हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड्स भी इनकी है और मार्केट्स के अंदर लोग इनकी डिमांड करते हैं। बाकी रूटीन्स की वैरायटी हैं, सरोली मालदा हो गया या आपका लंगरा हो गया या बाकी दुसेरी हो गया, उनको मार्केट्स के अंदर कोई अच्छा रेट्स नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ना मार्केट्स के अंदर नायाब होती जा रही हैं। और मुझे तो खदशा है कि आने वाले 5-6 साल के बाद ये 5 वो पहले वाली जो वैरायटीज़ हैं आपकी दुसेरी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि नई प्लांटेशन उसकी पिछले 10 साल से नहीं हो रही। कोई भी नया पौधा दुसेरी का नहीं लगा रहा, कोई भी नया पौधा सिंदरी वो उसका सरोली जो है हमारा मालदा जो है उसको नहीं लगा रहा, कोई भी हमारा नया पौधा लंगरे का नहीं लगा रहा। ठीक है ना। ये जो वैरायटीज़ थी हमारी पुरानी जो रिवायती आ रही थी बुज़ुर्गों से, वो ऐसा ऐसा नायाब होती, जो मरता जा रहा है उसके बाद नहीं उसकी वो फीडिंग नहीं हो रही, उसको नहीं लेने ऐसे एग्जाम फ़रोग पा रही हैं जिनकी कमर्शियली ज़्यादा अहमियत है। नहीं, ग्रोवर्स को चाहिए पैसा, मार्केट्स को चाहिए कलर चाहिए। ठीक है ना। मार्केट के अंदर जो कलर देने वाली हैं वो ये वैरायटीज़ हैं। अब मालदा का कलर नहीं होता, ठीक है ना, सरोली का वो उसका कलर नहीं होता, हमारा जो लंगरा है उसका नहीं होता। अब ऐसी वैरायटीज़ जिनका बिल्कुल कलर ना आए, बिल्कुल ग्रीन हो, तो उसको मार्केट्स के अंदर अच्छा नहीं जाना जाता ना। ज़ाहिर बात है कि जिसका मेकअप ज़्यादा अच्छा होता है हर बंदा उसे पसंद कर रहा होता है। जो ज़्यादा पीला हो जाएगा, बिल्कुल खुश शक्ल होगा, तो लोग उसको परचेज़ कर रहेंगे, उसको टेस्ट पे नहीं जा रहे होंगे। भुट्टा साहब, जैसे कि आपका ये बिज़नेस है नर्सरी का, पौधों की फराहमी का हमारे बागबानों को, तो हमें ये भी बताएं कि हमारा मुल्तान का इलाका या रहीम यार ख़ान, शुजाबाद, ये जनूबी पंजाब का,
ये आम की काश्त के हवाले से बड़ा अहमियत हामिल है। तो हमें ये बताएं कि क्या काश्त का क्या ट्रेंड चल रहा है और जनूबी पंजाब से हट के मतलब किन इलाकों में आम की काश्त? जहाँ तक सर मुल्तान की बात करते हैं हम मैंगोज़ की, तो मुल्तान में तो मैंगो बस वो मुल्तान सिटी ऑफ मैंगो के नाम से ही रह गया है। बाकी इसके अंदर तो जब से ये हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है बड़ी बड़ी, ठीक है ना, तो उनके अंदर सैकड़ों मुरब्बों के हिसाब से कटा है। तो मुल्तान सिटी का मैंगो तो अब है ही नहीं। जो कैश हो रहा है मुल्तान के नाम के ऊपर बिक रहा है या सारा कुछ हो रहा है, वो आ रहा है आपको चनाब की बेल्ट का। चनाब की बेल्ट कहाँ से शुरू होती है? वो चिनियोट से स्टार्ट होती है, और जैसे जहाँ जहाँ चनाब का पानी लगता जाता है, वो चिनियोट से लेके हेड पांजरा तक चले जाएं आप, इस बेल्ट्स के अंदर जो मैंगोज़ होता है वो टेस्ट के लिहाज से कमाल है। इस ज़मीन की तासीर है, इस पानी की तासीर में कुछ ऐसा है, या कश्मीर का पानी आ रहा है तो वहाँ से जो इतने मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, इतनी अच्छी वो उसके अंदर होती है ग्रोथ कि उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, साइज़ बहुत अच्छा होता है, कलर बहुत अच्छा होता है उसका, और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। चनाब की बेल्ट के अंदर जो मैंगोज़ हैं, सिंध की बेल्ट का मैंगोज़ के अंदर भी वो, क्योंकि सिंध के पानी के अंदर वो सेम का पानी शामिल हो जाता है, क्योंकि जिस किस्म की आप डाइट देंगे किसी चीज़ को तो वैसी आपको प्रोडक्शन आएगी। गंदे पानी से, गटरों के पानी से सब्ज़ी तैयार करेंगे तो उसका टेस्ट वैसा होगा, साफ़ पानी से तैयार करेंगे तो वैसा होगा। तो ये बेल्ट अब रह गई है हमारे पास जो है ना मैंगोज़ की। मुल्तान में नहीं लग रहा। और दूसरी बात ये है कि लग कितना रहा है, तो ये बहुत लग रहा है, आपकी सोच से भी बाहर है। सही। हम तो पहले नर्सरीज़ में हम ये करते थे कि जब स्टार्ट किया था तो लोगों की डिमांड आती थी 50 पौधा सर, 100 पौधा। हम कहते बड़ी डिमांड है 100 पौधे की। अब जिसकी भी कॉल आ रही होती है वो मैं डिमांड कर रहा, तो वो कहते 3000 पौधा, 4000 पौधा। सही। अब लोग मुरब्बों के हिसाब से लगा रहे हैं कि एकड़ के हिसाब से नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर का फ्यूचर फ्रूटिंग्स में है। चाहे वो किन्नू के लग रहे हैं आपके, चाहे आपके गावा के लग रहे हैं, चाहे मैंगोज़ के लग रहे हैं, तो मुरब्बों के हिसाब से लग रहे हैं बागात, और इसी बेल्ट के अंदर लग रहे हैं। और ये चनाब की बेल्ट का मेरे ख्याल में कोई शायद कुछ चंद 100 एकड़ रकबा ही खाली बचा होगा, वरना दरिया के अंदर भी लोगों ने पौधे लगाए हुए हैं कि दरिया का जो बेट का इलाका है जहाँ पे फ्लड आता है, वो मोस्टली बागात ही वहीं पे हैं। तो भुट्टो साहब, ये नर्सरी में पौधों की तैयारी के दौरान जब इसकी बडिंग की जाती है या ग्राफ्टिंग की जाती है, वो किस मौसम में करते हैं और किस तरह मतलब समझते हैं कि कौन सी जो किस्म है ग्राफ्टिंग की वो ज़्यादा सूदबंद रहती है? सर ग्राफ्टिंग का सीज़न अब ये चल रहा है, हमारा चलता है ग्राफ्टिंग का सीज़न सावन के अंदर, ठीक है ना। सावन वाली कलम जो है ना, सावन से स्टार्ट होती है, अगस्त से स्टार्ट हो जाती है कलम, और वो अक्टूबर तक चलती है, सितंबर तक या अक्टूबर तक चलाते हैं। उसके बाद क्योंकि ठंड पड़ जाती है, कोहरे का और बाकी चीज़ों का इफेक्ट हो जाता है, इस वजह से उसको ब्रेक लगा देते हैं। और दूसरा हमारा सीज़न चलता है 15 फरवरी से 15 मार्च, क्योंकि इस दफ़ा हीट वेव बहुत ज़्यादा है, तो इस दफ़ा जो है ना 1 मार्च तक ही मैक्सिमम ग्राफ्टिंग हुई है पौधों की, 15 से 20 दिन जो है ना। ये वाली ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी रह जाती है इस लिहाज से कि इसको टाइम मिल जाता है आगे ग्रो करने का, कि आगे तकरीबन उसको 5 से 6 माह मिल जाएंगे, नई सर्दी पड़ने तक या बाकी चीज़ों तक। और जो ट्रेंड्स चल रहा है इसका, वो वैराइटीज़ की बात आ जाती है कि कौन सी ग्राफ्टिंग सबसे अच्छी जा रही है, तो उसमें किन प्लांट्स की जा रही है। तो प्लांट्स के हवाले से तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि जो कमर्शियल वैराइटीज़ हैं वो ज़्यादा, ठीक है ना। वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि कौन सी चल रही है, कि एक होती है कि हमारा चोटी वाली कलम हो रही है और दूसरी साइड्स वाली हो रही है। तो चोटी वाली कलम जो है ना, ये सर्दी में कामयाब है, जब सर्दी में आपने करनी हो, क्योंकि जो ही गर्मी पड़ती है तो फौरी तौर पे इफेक्ट पहला जो है ना, इफेक्ट आपको हीट का जो ना आपके दिमाग पे होता है या सर पे होता है, तो आम के पौधे के ऊपर होता है। तो दूसरी हमारी साइड्स वाली होती है, वो साइड्स वाली फिर भी कामयाब रह जाती है, लेकिन चोटी वाली को इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पा रही। लेकिन उसका जो रिजल्ट्स जो चल जाते हैं पौधे, वो माशाल्लाह से जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना आपकी साइड्स वाली कलम जो है ना इस वक्त जो है ना कामयाब जा रही है। भुट्टो साहब, ये जो आप नर्सरी के कारोबार से वाबस्ता हैं और आपका मैंगो आर्चर्ड भी है, तो अगर हम इसमें तकाबल करें तो इसमें आप किसको ज़्यादा मुनाफा बख्श समझते हैं, नर्सरी की काश्त को या मैंगो आर्चर्ड को? सर नर्सरीज़ का काम या प्लांटेशंस का काम तो एक किस्म का पैगम्बरी पेशा है। आप समझते हैं कि जितने आप कुरान और हदीस के अंदर भी है कि दरख्त लगाएंगे तो जो ना लोगों के लिए साया पैदा करेंगे, आप ठंडी छाँव आएगी, और जब तक वो छाँव देता रहेगा आपको, उस वक्त तक जो है ना लोगों के दिल से भी दुआएं निकलेंगी, और अल्लाह ताला भी आपके जो है ना रिस्क के अंदर भी बरकत डालता जाता है। तो काम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वो भी आप इस खित्ते के लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए, जो लोग आए हैं इस दुनिया में, उनके लिए खुराक पैदा कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा पेशा तो आपका यही है, जिसके अंदर आप किसी के लिए कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसकी जो है ना एक लाइफ सर्कल चल रहा है। लेकिन दोनों बिजनेसेस अच्छे हैं,
मैंगो प्लांटेशंस के अंदर जो है आपको पैसा ज़्यादा मिल जाता है बनिस्बत मैंगोज़ को आप ख़ुद तैयार करें और बाकी चीज़ें करें। लेकिन वो दूसरे वाला अगर आप उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं, जैसे हमने लास्ट 2-3 ईयर से ये काम भी स्टार्ट कर दिया है कि मिडल मैन का जो रोल था हमारे उसमें मैंगोज़ के बागात में, हमने उसको ख़त्म किया है। हमने अपनी ब्रांडिंग्स की है, अपना एक ब्रांड नेम बनाया है फूड फॉर लाइफ के नाम से, और उसको जो है ना हम मार्केट कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट्स ये हो रहा है कि आप पुरकशिश पैकिंग जब आप करेंगे, डब्बे के अंदर डालेंगे, उसके ऊपर जो है ना टिश्यूज़ लगाएंगे, नेट लगाएंगे, डब्बा पुरकशिश होगा। क्योंकि मार्केट के अंदर तो वही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो चीज़ आप दिखाएंगे लोगों को वो डब्बा बिक रहा होता है, उसके अंदर क्या बिक रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छे रेट्स दे रहा होता है। तो दोनों ही फ्रूट वो आपके लिए सूटेबल हैं, दोनों ही बहुत अच्छे काम हैं। मेरी तो ग्रोअर्स को मशवरा ये है जो मैंगोज़ के ग्रोअर हैं कि अगर मैं ये नहीं है कि मैं अपने बिज़नेस को वो कह रहा हूँ कि डाउन करने के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी ग्रोअर्स हैं जिनकी 2-4 मुरब्बा रकबा है और वो बागात लगाना चाहते हैं, कि बजाय ये कि हमसे लेने के वो अपने खेत के अंदर नर्सरीज तैयार करें, अच्छी मियारी नर्सरीज तैयार करें और वहाँ से उसको फीड करें, वो जल्दी बाग तैयार होगा। क्योंकि जो भी नागा आएगा वहीं से उठाएंगे और उसको करेंगे, वरना आप लेज़ी हो जाते हैं कि यार मर गया पौधा, फिर जाएंगे नर्सरी से ले आएंगे, निकलवाएंगे, वो सारा वो टाइम बार भी होता है और पैसे का इश्यूज़ भी और बाकी चीज़ें भी होती हैं। हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर में जितनी भी फसलें हैं उनको बीमारियों का और जो इसके नुकसानदेह कीड़े हैं उनका थ्रेट रहता है। तो हमारी नर्सरी में कोई ऐसा क्या सिलसिला, इसमें कौन सी बीमारियों का थ्रेट रहता है? या नहीं, नर्सरीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो तो हमें कोरे का आ रहा है। अच्छा। क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स जो है ना हमारे लिए बिल्कुल ज़रा सूटेबल थे बिज़नेस के लिए और बाकी भी, और इस साल जो कोरे ने किया है तबाहियाँ मचा दी हैं। 5 दिन 6 दिन मुसलसल पड़ा है और सारी की सारी नर्सरीज सूख गई हैं। इस मार्केट के अंदर हालात ये है कि पौधा शॉर्ट है, पौधा अवेलेबल ही नहीं है लोगों के पास, और जो सिंध से पौधा आ रहा है उसका इतना बुरा हाल है कि एक तो आपको वैराइटीज़ का नहीं पता कि वैरायटी कौन सी है, और दूसरा बिल्कुल पतले से हैं, बिल्कुल वो उसके जो है ना वो सर्वाइवल के चांसेस, जिसकी कमर ऑलरेडी टूटी हुई है, अगर बंदे की कमर टूटी हुई है उसको जितना भी आप सीधा करते रहें नहीं होगा उसने। तो आम की भी जिसकी कमर टूटी हुई है उसको बांस के साथ लगाओ या उसको डंडा लगाओ या जो कुछ भी करो, उसने सर्वाइव नहीं करना। और दूसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, हमारे पेटी भाई हैं जो कर रहे हैं, वो 2 फ्रॉड्स चल रहे हैं। एक तो आपने डिमांड कर दी मुझे 1000 पौधा लटोर चाहिए, उसके पास लटोर नहीं है ना, उसके पास जो पड़ा वो उठा के दे देगा लटोर है जी, ठीक है ना, कि उसने अपना माल बेच दिया, वो 8 साल के बाद पता चलेगा कि क्या निकला है, ठीक है ना। दूसरा वो देसी और कलमी की तमीज़ नहीं है लोगों को, ग्राफ्टेड है या नॉन ग्राफ्टेड है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो जो ऑलरेडी ग्राफ्टिंग से बच जाते हैं पौधे और वो ज़ाया और वो समझो कि वो देसी बन जाते हैं, उनको कट तो लगा होता है, तो मोस्टली लोग उसको भी मिक्सअप कर देते हैं उसके अंदर कि हाँ भाई ये भी ग्राफ्टेड है, इसको भी लेके जाएं। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि वो आपका 6 या 8 साल या 10 साल के बाद जो ना बेचारे का उसका नुकसान हो जाता है, जो वैरायटी लेके गया था लगानी थी और वो नहीं है बेचारे की, वहाँ कुछ निकलता ही नहीं, देसी निकला हुआ होता है। तो भुट्टा साहब, मौसमियाती तब्दीली ओवरऑल पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है और ज़राअत इसका बहुत ज़्यादा शिकार है। जी जी। तो हमारे ये जो नर्सरी के पौधे हैं उन पर भी कोई मौसमियाती तब्दीली के असर आते हैं? ये मौसमियाती तब्दीली का ही असर था कि शदीद कोरे से आपकी नर्सरीज तबाह हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। ये मौसमियाती तब्दीली ही है कि लास्ट ईयर्स आपने की बहुत अच्छी फ्रूटिंग थी मैंगोज़ के ऊपर, हीट वेव आई है, ऐसी आई है कि जब ये दाना बन रहा था इसके अंदर बूर के अंदर, तो इस दाने के दौरान जो है ना इतनी हीट वेव आई है कि दाना सर्वाइव ही नहीं कर पाया, ज़मीन के गिर गया है, और उसके बाद जो है ना आपकी प्रोडक्शन जो 100% थी वो 30% पे आ गई है, 70% डैमेजेस हो गए हैं। उसमें और भी फैक्टर्स थे, नहरी पानी नहीं था, नहरें बंद हो गई थी आपके ट्यूबवेल्स को बिजली की सप्लाई बिल्कुल सस्पेंडेड थी, आपके पास डीजल की शॉर्टेज थी, लेकिन ये मौसमी तब्दीली भी थी उसके अंदर। तो अब ये मौसमी तब्दीली के साथ तो लड़ना है हमने और ये चलना है इसके साथ। अब ये कहें कि क्योंकि मौसमियाती इन्वायरमेंटल चेंज है और इसकी वजह से आप काश्तकारी छोड़ के भाग जाए, वो सबके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें इससे खुद को मांग करना पड़ेगा, ये नफ़े नुकसान देखने पड़ेंगे। बड़ी मज़े की बात है कि लास्ट अभी जो है ना रिसेंटली मुझे एक दोस्त मिले और मुझे कहा कि हाँ भी क्या हाल है, मैंने कहा ठीक है, कहते नर्सरीज़ का क्या हाल है, मैंने कहा नर्सरीज़ का तो बुरा हाल हो गया है। कहते क्या हुआ, मैंने कहा डैमेजेस हो गई। कहते कितना एक नुकसान हो गया, मैंने कहा 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया। कहते यार आपके चेहरे से तो नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा यार अगर हम उसको सवार कर दें अपने ऊपर कि जो नुकसान हो रहे हैं एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, तो हम मर जाएंगे। तो मजबूरी है कि इन चीज़ों को देखना पड़ता है। किसी आम बंदे का लाख का नुकसान हो जाए, वो बेचारा दिल पे लेके बैठा होता है, कार्डियक पेशेंट बन जाता है, और हमारे लाखों करोड़ों के हो रहे होते हैं, हमने कभी उसको फील नहीं किया, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से सारा कुछ हो रहा होता है, किसी बंदे के हाथ में नहीं होता। और जो अल्लाह ताला ने जो लिया है उसके बदले में शायद कोई अच्छी चीज़ दे देगा इसके बदले।
भुट्टो साहब हमें ये बताएं कि जो नर्सरी का तैयार पौधा होता है वो जब वो पैदावारी खेत में हम मुंतकिल करते हैं तो उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? जो ये बड़ा अहम सवाल है आपका, क्योंकि मोस्टली जो 12 या 18 मंथ के जो पौधे होते हैं उनको शिफ्ट करते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। जब तक मैच्योर करके पौधे को नहीं भेजेंगे उस वक्त तक जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें दो फैक्टर्स हैं। अगले सवाल की तरफ भी मैं जाता हूँ। एक तो है कि कम से कम 3.5 साल उसकी उम्र हो, 3 से 3.5 साल हो, उसका तन्ना मजबूत हो, वो इतना मोटा हो इस होल के बराबर कि वो खेत के अंदर जाए तो अपनी खुराक ज़मीन से भी ले सके और पत्ते उसके इतने अच्छे हों, मजबूत हों, सब्ज़ हों कि ऊपर से भी ले सके खुराक जो ना। जितना तन्ना कमज़ोर होगा ज़हरी बात उसने खुराक भी तो ज़मीन से उसी हिसाब से लेनी है ना। जितना बंदा मोटा होता है या ज़रा हेल्दी होता है तो खाना उसी हिसाब से खाता है। जो बहुत ज़्यादा स्लिम बहुत कमज़ोर होता है तो बेचारा आधी है एक रोटी पे उसका पेट भर जाता है। तो पौधे की सैकी भी ऐसे ही चल रही होती है। दूसरी बात यह है कि एक तो 3.5 साल तक का पौधा लगाना चाहिए, और दूसरा ये है कि आप जो है ना जब भी ये प्लांटेशंस करें तो उसके अंदर 3-4 चीज़ों का बड़ा अहम रोल है जो बहुत से ग्रोअर नहीं करते, जब नुकसान करते हैं और फिर बाद में आके बताते हैं कि हमने उसको वो करते हैं। एक तो पौधे को जब आपने फिक्स करना है तो उसको दबाना नहीं है। जो गरा खोदना है उसको कम से कम 4 से 5 दिन पहले हवा लगने दें, उसके अंदर जो गैसेज हैं वो निकल जाएं। जब प्लांट इंस्टॉल करने हैं तो कम से कम 2 बाल्टियाँ पानी की डालें उसके अंदर ताकि नमी बरकरार रहे। उसके बाद पौधे को गाची समेत रखना है उसके अंदर और दोनों हाथों से हल्की हल्की मिट्टी डालनी है और उसके साथ जो है ना तकरीबन 15 से 20 किलो मिट्टी और लगा दें, थल्ली सी बना दें, ठीक है ना। फिर उसको छोड़ दें। फिर 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जो आपकी फ्लड इरिगेशन होगी उसके थ्रू उसको पानी दें। बहुत ज़्यादा उसको पानी नहीं देना और उसको पाँव के साथ लताड़ना नहीं है, मट्टी को दबाना नहीं है। जब आप उसको मट्टी को दबाते हैं जाके फिक्स करते हैं, उसकी हवाएं बंद करते हैं ज़ोर लगा के, पीछे से पिन्ना टूट जाता है, उसकी जड़ों को हवा लग जाती है और उसके बाद 4 या 5 या 10 दिन के बाद पौधा मर जाता है। अगर मरता भी नहीं है तो वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, स्टिल होता है और सब्ज़ खड़ा रहता है कई साल तक। बहुत बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब, थैंक यू जी, आपने हमें टाइम दिया। कोई मसला नहीं सर। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि शाहिद हमीद भुट्टो साहब गो के नर्सरी के कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा अपने मैंगो ग्रोअर से, अपने काश्तकार भाइयों से कि अगर वो मैंगो का आर्चर्ड लगाना चाहते हैं, मैंगो का बाग लगाना चाहते हैं तो वो ख़ुद अपनी ही नर्सरी काश्त करें। इससे ना सिर्फ ऐसे पौधे जो उनकी ज़मीन से कंपेटेबल होंगे वो तैयार होंगे, बल्कि जो वैरायटी वो काश्त करना चाहते हैं वही हासिल कर पाएंगे और धोखाधड़ी से बच जाएंगे। दूसरा ये कि जब आप पैदावारी खेत में नर्सरी से पौधा मुंतकिल करें तो उसकी उम्र कम से कम 3.5 साल तक ज़रूर होनी चाहिए। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।